हेलो प्यारे बच्चों एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 7 दैट इज इंटीग्रेशन, जो पूरे सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर है, वो स्टार्ट करने वाले हैं। और अच्छी बात यह है कि हम लोग जो इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न। जो सीबीएसई का नया सैम्पल पेपर आया है, हम लोग अब से जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू दैट पढ़ेंगे, राइट। सो जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो एनसीईआरटी में है या एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी से बाहर कहीं पर है, वो सारे मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊंगा, राइट। मतलब अगर आप डेली लेक्चर्स को देखोगे, अगर आप पूरे चैप्टर के सारे लेक्चर्स को देखते हो, तो उसके बाद इंटीग्रेशन पे कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, चाहे वो एनसीईआरटी से आए या एनसीईआरटी के बाहर से आए, आप उसको इजीली कर पाओगे, राइट। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, राइट। सो हमारे सिलेबस के हिसाब से अगर मैं बात करूं, सो जो इंटीग्रेशन है प्यारे बच्चों, हमारे सिलेबस के हिसाब से वो दो तरह की है। वो दो तरह की हमें दे रखी है। पहली है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरी है डेफिनेट इंटीग्रेशन, राइट। इनडेफिनेट को प्यारे बच्चों हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोल देते हैं, इसी को एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है, दैट इज अ काइंड ऑफ एंटी डेरिवेटिव। अब बात यह है कि ये एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, ये भी मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा। अगर प्यारे बच्चों मैं यहाँ एक्सरसाइज की बात करूं, जो इनडेफिनेट वाला पार्ट है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1 एंड गोज टिल एक्सरसाइज 7.7। तो 7.1 से लेके 7.7 तक जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो सारी की सारी इनडेफिनेट में है। उसके बाद अगर मैं डेफिनेट की बात करूं, अगर आपको इनडेफिनेट समझ में आ गया ना, आप ऐसा लगाओगे आपका डेफिनेट जो है वो 50% से ज़्यादा कवर हो गया, राइट। अगर मैं डेफिनेट की बात करूं तो एक्सरसाइज 7.8 से स्टार्ट होता है और 7.11 तक जाता है। 7.8 इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है, राइट। इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में 7.1 to 7.7 है और उसके बाद 7.8 नहीं है, तो 7.9 से लेके 7.11 तक है। और फिर हमारी बच गई मिसलेनियस एक्सरसाइज। इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में दोनों ही तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। इसमें आपको इनडेफिनेट के क्वेश्चंस भी मिलेंगे और डेफिनेट के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। प्यारे बच्चों, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या कुछ भी है इस चैप्टर से रिलेटेड, चाहे वो एनसीईआरटी में है या एनसीईआरटी में नहीं है, आपको सारा का सारा यहाँ पर कवर कराऊंगा, राइट। अब बात ये आई कि इन चैप्टर की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। सबसे बड़ा चैप्टर है इंटीग्रेशन हमारे सिलेबस का, सबसे बड़ा। और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि चैप्टर 8 जो है वो टोटली इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया तो मतलब चैप्टर 8 आपके लिए इजी हो गया। चैप्टर 9 भी मोस्ट पार्ट जो है चैप्टर 9 का वो भी इसी पे डिपेंडेंट है, इंटीग्रेशन पे, जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है। ये कौन सा चैप्टर है हमारा? 7। तो चैप्टर 7 पे ही डिपेंड करेगा चैप्टर 8 भी और चैप्टर 9 भी। अगर आपका चैप्टर 7 अच्छे से हो गया तो आप लगा लीजिए चैप्टर 8 ईजी है आपके लिए और चैप्टर 9 भी आपके लिए ईजी है, राइट। तो प्यारे बच्चों, हम लोग इस कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे। इनडेफिनेट या एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव, आप कुछ भी बोल सकते हो, राइट। हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे जब ये हमारा कवर हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनेट से। चलिए स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से एग्जाम्पल की हेल्प से। चलिए स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। बहुत ईजी है प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। बस आपको लेक्चर्स रेगुलरली अटेंड करने हैं। क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क भी दूंगा यहाँ पर, आपको वो होमवर्क भी करना है साथ के साथ ही, तो आपका ये जो टॉपिक है ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर चैप्टर 8 भी आपके लिए इजी है और चैप्टर 9 भी। स्टार्ट करते हैं। इनडेफिनेट को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं भाई। अब बात ये है कि यार ये एंटी डेरिवेटिव होता क्या है, सिंपल सा फंडा है यार। देखो, एंटी का मतलब क्या होता है आपको पता होता है, एंटी का मतलब क्या है? एंटी इज अ कॉमन वर्ड, राइट। सो जैसे सिंपल सी बात से समझो आप, जैसे सपोज करो कि मुझे डेरिवेटिव करना है और मैंने डेरिवेटिव किया साइन एक्स का, तो मुझे इतना पता है कि भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब भाई ये है कि अगर मैंने कोस एक्स का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया तो वो साइन एक्स आएगा। एंटी डेरिवेटिव का मतलब ये है कि अगर मैंने कोसेक्स का इंटीग्रेशन किया, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ऐसे यहाँ पे एक ऐसे आएगा और एक dx लगेगा। इसका मतलब है आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। किसका इंटीग्रेशन कर रहे हो? जो यहाँ पड़ा होगा, राइट। तो भाई अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव कोसेक्स है ना, तो कोसेक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स, राइट। सिंपल सा फंडा है। अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव कोसेक्स है तो भाई कोसेक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स। तो आप लगा सकते हो कि डेरिवेटिव का
रिवर्स प्रोसेस है, इसलिए इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोल देते हैं। डेरिवेटिव का एग्जैक्ट रिवर्स प्रोसेस है, इसलिए इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोल देते हैं, राइट। एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमने डेरिवेटिव किया tan इनवर्स ऑफ x का, और वो आ गया 1/1 + x²। ये चैप्टर 5 में हम लोगों ने पढ़ा था प्यारे बच्चों। अगर आपको चैप्टर 5 नहीं आता है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चैप्टर 5 के बारे में पढ़ सकते हैं, राइट। ये चैप्टर पढ़ने के लिए हमें चैप्टर 5 का थोड़ा सा बेसिक आना जरूरी है। तो हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ा था कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। तो फिर 1/1 + x² का इंटीग्रेशन कौन होगा? tan इनवर्स x, राइट। सो देन 1/1 + x² dx इज tan इनवर्स x, इज tan इनवर्स x। तो भाई सिंपल सी बात है, डेरिवेटिव का एग्जैक्ट रिवर्स करना है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एंटी डेरिवेटिव। जैसे सिंपल से एग्जांपल की और बात कर लेते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे पास ऐसे एग्जांपल है। जैसे सिंपल सी बात है, जैसे अगर मैंने x का डेरिवेटिव किया, मुझे पता है x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1 होता है। सो दैट इंप्लाइज कि 1 का अगर मैंने इंटीग्रेशन किया, सो दैट विल बी x, दैट विल बी x, राइट। अगर मैंने x का डेरिवेटिव किया तो वो 1 आएगा x के रिस्पेक्ट में, और इसका मतलब ये हुआ कि फिर 1 का इंटीग्रेशन कौन होगा? x होगा। सिंपल सा फंडा है, बहुत बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें। फाइन। अब एक चीज़ की बात कर लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने ये पढ़ा था चैप्टर 5 में कि अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट है जो अकेला पड़ा है, लेट अस सपोज c, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो प्यारे बच्चों अगर मैंने यहाँ पे एक c ऐड कर दिया तो क्या ही फर्क पड़ेगा? साइन का डेरिवेटिव कोस और c का 0। यहाँ पर भी अगर मैंने c ऐड कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। और यहाँ पर भी अगर मैंने एक c ऐड कर दिया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट मीन्स आई कैन से कि अगर sin x + c का डेरिवेटिव cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x + c। यहाँ पर भी c आएगा और फिर यहाँ पर भी c आएगा, राइट। क्योंकि c कांस्टेंट है, अकेला पड़ा है, तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो आई कैन से sin x + c का डेरिवेटिव क्या बनेगा? cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x + c। सो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, यहाँ पर भी c आएगा, यहाँ पर भी c आएगा। तो प्यारे बच्चों ये जो c हम यूज़ कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप जब भी एंटी डेरिवेटिव करोगे या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे, आप हमेशा लास्ट में ये चीज़ जरूर लिखोगे आपके आंसर में, राइट। कंसेप्ट हमें समझ में आ गया ऐसा क्यों होने वाला है? क्योंकि c तो वैसे भी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पक्का आएगा, राइट। सिंपल सा फंडा है एंटी डेरिवेटिव का, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, चलिए एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए हम लोगों ने डेरिवेटिव किया tan x का, हमें पता है कि tan x का डेरिवेटिव होता है sec² x, राइट। सो दैट मीन्स आई कैन से sec² x का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है? tan x, और c तो मैं लास्ट में लगाऊंगा ही लगाऊंगा। आप यहाँ पर c लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो अब ऐसा करते हैं ना, अब बिना डेरिवेटिव के एक तो क्वेश्चन करके देखते हैं, बिना डेरिवेटिव के, राइट। मुझे सपोज कीजिए मुझे इंटीग्रेशन करना है, कोई एक फंक्शन ले लेते हैं, लेट अस सपोज cosec² x। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है cosec² x का। अब आप रिवाइज कीजिए मन में कि cosec² x किसके डेरिवेटिव में आता है? cot का डेरिवेटिव होता है -cosec² x। मेरे पास सिर्फ cosec² है, सो दैट विल बी -cot x + c, दैट विल बी -cot x + c। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मुझे पता है cot x की, खाली cot x की बात करूँ तो उसका डेरिवेटिव होता है -cosec² x। यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा था तो वो माइनस मैंने यहाँ पर लगा दिया, राइट। सिंपल सा फंडा है। चैप्टर 5 में जो भी अपने डेरिवेटिव के रूल पढ़े थे उसका आपको एग्जैक्ट अपोजिट रिवर्स करना है, एग्जैक्ट अपोजिट, राइट। चलिए, सो ये प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये इंट्रोडक्शन है इस चीज़ की। हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, चाहे वो एनसीईआरटी में है उसके बाहर के, मैं आपको सारे कवर कराऊंगा, फाइन। तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, आपको कहीं से नहीं पढ़ना है, आप यहाँ से पढ़िए, जो मैं आपको होमवर्क दूंगा आप उसमें से पढ़िए, फाइन। चलिए, मैं आपको ट्रिक्स भी सिखाऊंगा यहाँ पर, जो कहीं पर भी नहीं लिखी है वो इजी ट्रिक्स मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा कि कैसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को ईजियर वे में करना है। तो क्या सीधी सी बात है, एग्जाम में जब आप बोर्ड में बैठोगे ना, आपका एग्जाम लिख रहे होगे वहाँ पर, तो आपको ये नहीं दिखाना मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, मैंने कितना डिफिकल्ट मेथड से किया। सीधी सी बात है यार, आपको एक प्रॉपर सही सोल्यूशन देना है जिसमें आपके मार्क्स ना कटे, चाहे वो सबसे ईजिएस्ट वे हो। जब आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे ना 100 आउट ऑफ 100, तो भाई सबको पता लग जाएगा यार इसके 100 आउट ऑफ 100 आ गए हैं, मतलब ये कोई चीज़ है भाई, इसमें दिमाग है,
फाइन। तो हमें ईजिएस्ट वे ढूंढने हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हमें ज़्यादा मतलब बहादुरी नहीं दिखाने हो भाई देख मैं कितना तेज हूँ, मैं सबसे मुश्किल मेथड से करके आया हूँ, ये बेवकूफ़ी होती है, ठीक है, ये बेवकूफ़ी होती है। हम सबसे ईजिएस्ट वे पढ़ेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। आपके जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के हम सारे कवर करेंगे यहाँ पर, आपके एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी। मैं आपको सबसे ईजिएस्ट वे सिखाऊंगा क्वेश्चन को करने के लिए। तो पहली ट्रिक मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, मैं आपको पहले ट्रिक सिखा रहा हूँ। आप क्या कीजिए, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना कि न्यूमरेटर में 2 टर्म्स है, डिनोमिनेटर में 1 टर्म है, आप उनको स्प्लिट कर लीजिए। तो अगर मैंने इसको स्प्लिट किया, जरा सोच के देखिए, ये बनेगा 1/cos² माइनस ये sin x है, इसके नीचे आएगा cos²x। अगर न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर में 1 टर्म है, आप सबसे पहले इसको स्प्लिट कीजिए। हमें पता है कि 1/cos² क्या होता है, sec² होता है। 1/cos² क्या होता है, sec² होता है। ये साइन की 1 पावर है, ये कोस की 2 पावर है। जरा सोच के देखिए, अगर मैंने साइन के नीचे 1 पावर ले ली कोस की और दूसरी पावर को एज इट इज छोड़ दिया, 2 पावर थी, एक ऐसे कर दी, एक ऐसे। साइन अपॉन कोस क्या होता है, 10x। साइन अपॉन कोस क्या हो गया, 10x। 1/cos क्या हो गया, sec²x। तो ये जो सेकेंड टर्म थी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये जो सेकेंड टर्म है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है sec² का और इसका भी। अब मन मन में सोचिए किसका डेरिवेटिव sec² होता है, किसका डेरिवेटिव sec² होता है, 10 का होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 10x। किसका डेरिवेटिव sec² होता है, 10 का होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 10x। फिर से सोचिए किसका डेरिवेटिव sec(x) 10x होता है, किसका डेरिवेटिव sec(x) 10x होता है, किसका होता है sec(x) का, तो इसका आंसर आएगा sec(x) + c। प्यारे बच्चों ये आपका आंसर है, ये जो आया है दैट इज योर आंसर। सिंपलेस्ट वे में ये आपका आंसर है, राइट। प्यारे बच्चों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, आपने प्रीवियस लेक्चर्स को भी देखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनता है, राइट। थैंक यू। चलिए आगे करते हैं। सिंपल सी बात है भाई, इसको ना अंदर मल्टीप्लाई कर दो और कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास, तो ये क्या बनेगा sec² प्लस इसको इससे करो sec(x) 10x। मैंने sec(x) को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। भाई जरा ध्यान से देखो यार, ये क्वेश्चन तो इसके जैसा सही है, बस यहाँ पे प्लस है बीच में, यहाँ पर माइनस है, टिट्टो सेम क्वेश्चन बन गया, राइट। तो हम ऐसा ही करने वाले हैं, हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिनको हम सोल्व करेंगे तो वो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन बन जाएंगे जो हमने पहले कभी करे थे, राइट। उस आपकी उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी डबल हो जाएगी। चलिए sec² किसका डेरिवेटिव होता है, 10 का, तो sec² का इंटीग्रेशन कौन होगा, 10x प्लस एज इट इज sec(x) 10x किसका होता है, sec(x) का, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा sec(x). सो ये बन गया आपका यहाँ पर सिंपल से वे में आंसर, ये आपका है आंसर। अच्छा कमाल की बात ये है, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और आपको यार ये पता लग जाए कि आपने एकदम सही आंसर निकाला है, तो उससे बढ़िया बात क्या होगी, है ना। मतलब ऐसे दिल में तितलियाँ सी उड़ेंगी, है ना, कि यार ये किया था मैं तेरे भाई ने और एकदम सही आया है। सिंपल सा तरीका बताता हूँ वेरीफाई करने का आंसर को, इसका डेरिवेटिव कर दो, इसे क्या करो, डेरिवेटिव कर दो। डेरिवेटिव करके देख लो क्या भाई आपका आंसर ये आ रहा है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये क्या आ रहा है आपका आंसर, इसका डेरिवेटिव करो, सिंप्लीफाई करो, चेक कर लो क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर भाई ये आ गया तो बस जैकपॉट लग गया, फिर तो फाइन। अगर नहीं आया ना, मतलब कहीं ना कहीं तुमने यार गड़बड़ करी है, फिर से क्रॉस चेक करो। सबसे अच्छी चीज़ होती है क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको पता लग जाए आपका आंसर सही है कि गलत है। सबसे सिंपलेस्ट वे क्या है, जो आपका आंसर आया इसका डेरिवेटिव कर दो। अगर डेरिवेटिव करने के बाद ये आ गया ना, ये अंदर वाला जो dx के साथ पड़ा है, अच्छा इसको इंटीग्रेंड बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेंड, जो ये dx के साथ पड़ा होता है, इंटीग्रेंड, राइट। अगर इसका डेरिवेटिव करके ये आ गया ना भाई, फिर तो जैकपॉट है। ऐसे यहाँ पर भी हर क्वेश्चन में ट्रू है, इनडेफिनेट के जितने भी क्वेश्चन है ना सभी में ये बात ट्रू है। डेरिवेटिव करो आंसर का, फिर से क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था वो आ गया, तो आपका एकदम सही आंसर है, फाइन। चलिए बहुत सिंपल सी ट्रिक बताइए आंसर वेरीफाई करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आप लोगों के लिए ये ट्रिक अब, क्योंकि जिस क्वेश्चन में आप फंस गए ना, अटक गए, वहां पे ऐसे आप आंसर वेरीफाई कर सकते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा तरीका है भाई, sec² को मैं नीचे लेके जाऊंगा तो ये बनेगा cos²x, और cosec² को ऊपर लेके जाऊंगा तो भाई ये बनेगा sin²x। तो sin²x अपॉन cos²x इज 10²x, इज 10²x। ये बन गया भाई मेरा 10²x
बड़े इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ, आज के बाद यही करना है आपने, इसके स्टेप के बाद जब भी ये स्टेप आ गया ना आपको यही करना है भाई। देखो आपके मन में कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं आएगा जिसका डेरिवेटिव 10² बनेगा, ऐसा नहीं होता, आपके मन में नहीं आएगा कोई ऐसा फंक्शन। तो अब से जब भी कभी इंटीग्रेशन में 10² आएगा आप यही मेथड करोगे जो मैं अभी करने वाला हूँ। फाइन, जरा ध्यान से देखिएगा, क्लास 10th पे चलते हैं। हमें पता है sec² x माइनस 10² x 1 होता है, हमें पता है sec² x माइनस 10² x 1 होता है। यहाँ से 10² x की वैल्यू निकाल के पुट कर दो, तो भाई ये बनेगा sec² x माइनस 1 dx। अब से जब भी कभी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपके पास 10² x आ जाए, 10² की बात कर रहा हूँ, 10x के नहीं, 10² की, तो आप हमेशा ऐसे करोगे, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे और 10² x को लिखोगे ऐसे। अभी तो बात करी sec² x किसका डेरिवेटिव होता है, 10x का, तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x माइनस, अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी 1 किसका डेरिवेटिव होता है x का, 1 किसका डेरिवेटिव होता है x का, तो 1 का इंटीग्रेशन कौन होगा x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया, सिंपल सा है। इस क्वेश्चन की हेल्प से मेरे को आपको ये सिखाना था कि भाई जब भी कभी आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ जाए और इंटीग्रेशन में आपके पास 10² आ जाए, आपको हमेशा यही स्टेप लगाने हैं, ऑलवेज। ये आज की दूसरी ट्रिक थी आप लोगों के लिए, राइट, ऑलवेज। फाइन, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भाई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन को ना जो पेपर बनाता ना बोर्ड वाला, वो कैसे उसको एमसीक्यू में कन्वर्ट करेगा, कैसे उसकी हेल्प से क्वेश्चन को पूरे को एमसीक्यू में बना देगा। पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर इसको एमसीक्यू में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें लेटेस्ट पैटर्न का यूज करना है। चलिए भाई, मुझे पता है 1 + cos 2x क्या होता है, 2 cos² x, क्या होता है 2 cos² x। भाई 2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, नीचे पड़ा था, cos के ऊपर जाके क्या बनेगा sec², cos के ऊपर जाके क्या बनेगा sec²। इसका ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। sec² किसका डेरिवेटिव होता है 10x का, सो आपका आंसर आएगा 1/2 10x प्लस c, ये आएगा आपका आंसर। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर मुझे एमसीक्यू में कन्वर्ट करना पड़ जाए ना, देखो जरा कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो बोर्ड का पेपर बनाता है वो कैसे किसी भी क्वेश्चन को एमसीक्यू में कन्वर्ट करता है। ये क्वेश्चन है, नीचे 4 ऑप्शन ही तो देने हैं, लो मैं पहला ऑप्शन बना रहा हूँ भाई, जरा ध्यान से देखना, मैंने पहला ऑप्शन बना दिया। भाई ये बना दिया मैंने, इसके 4 ऑप्शन, एमसीक्यू था ना, 4 ऑप्शन बना दिए। चलो ये भी बना ही लेते हैं, नन ऑफ दिस, ये तो हमारा प्यारा भाई है, नन ऑफ दिस, है ना। चलिए ये आंसर आ गया ना यार, करना कुछ नहीं है, बच्चे हमें डर जाते हैं एमसीक्यू से, सॉल्व तो फिर भी करना पड़ेगा। बस फर्क इस बात का है कि एमसीक्यू में आपको ऑप्शन लिखना होता है कि आंसर क्या आ रहा है आपका, आएगा तो आंसर यही, आपको बताना पड़ेगा ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। अब चलो कंपेयर करते हैं, पहले वाला ऑप्शन बनेगा इसका, है ना, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा भाई, नहीं बनेगा। यहाँ हाफ जो है वो एंगल में नहीं है, वो बाहर पड़ा है, यहाँ हाफ एंगल में है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्या करेंगे इसको, अरे भाई ये देख ये आंसर आया था, और यार 2 तो अंदर बाहर हो जाएगा, देख तेरे भाई का आंसर ये आ गया, अरे वाह एक सही हो गया। भाई ऐसा नहीं होता है, जो एंगल होता है ना उसको छेड़खानी नहीं कर सकते तुम लोग, राइट। ये जो कांस्टेंट बाहर पड़ा है ना हाफ, ये अंदर बाहर नहीं जा सकता, ये बाहर है तो बाहर रहेगा, ये पूरे के नीचे है, ये एंगल के नीचे नहीं है, तो भाई ये तो पक्का गलत है, ये पक्का गलत है। फिर पेपर के बाद आ रही यार ये पक्का ठीक है ना, ये पक्का ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो हाफ है ना वो पूरे के साथ मल्टीप्लाई में था, मतलब नीचे पड़ा हुआ है, नीचे, राइट, एंगल के नीचे नहीं है, पूरे के नीचे, दैट इज परफेक्ट, राइट। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को ना एक एमसीक्यू की फॉर्म में दे दिया जाता है कि यार ऐसा क्वेश्चन है, मतलब ऐसा ही होगा जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसके भी 4 ऑप्शन बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, एमसीक्यू बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। 4 ऑप्शन बना दो, ये लो 10x प्लस x प्लस c, एक और बना दो 10x माइनस 1 प्लस c, उसके बाद 10x माइनस x प्लस c, 10x लेट अस सपोज प्लस 1 प्लस c, राइट। तो भाई आंसर तो यही आएगा आपका, बात समझ में आ रही है, आंसर तो यही आएगा आपका, जो c है आपका आंसर तो सी ही बनेगा। तो यार एमसीक्यू क्वेश्चन देख के डरा मत करो। हाँ ये मैं बोल सकता हूँ कि एमसीक्यू क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, मतलब किसी भी छोटी से छोटी चीज़ पे एमसीक्यू वाला क्वेश्चन बन सकता है, फाइन। तो डरने की जरूरत नहीं है, आपको अगर क्वेश्चन आता है तो एमसीक्यू आप लोगों के लिए ऐसा होना है।
तो चलिए भाई आज से स्टार्ट करते हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला करवा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। बड़े ध्यान से समझिएगा फॉर्मूले में क्या बात हो रही है। x की पावर n की बात कर रहे हैं, मतलब सपोज कीजिए कि क्वेश्चन में आपके पास x की पावर आ गई। पावर क्या हो सकती है, कोई भी नंबर होगा, बस -1 नहीं होना चाहिए। ये जो फॉर्मूला लगेगा ये सिर्फ तभी लगेगा जब पावर -1 नहीं होगी। कोई भी पावर चलेगी, x में कोई प्रॉब्लम नहीं है, x ऊपर है उसकी कोई भी पावर होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x न्यूमरेटर में है और उसकी पावर n है, n कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट -1 नहीं होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये कहता है कि भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आप इसकी पावर में एक ऐड करो एंड डिवाइडेड बाय द सेम पावर। मतलब जो भी इसकी पावर है ना, अगर पावर -1 नहीं है तो आप इसमें 1 ऐड करो एंड डिवाइडेड बाय द सेम पावर। एग्जाम्पल की हेल्प से सिखाता हूं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। जैसे सपोज कीजिए मुझे x² का इंटीग्रेशन करना है। जैसे सपोज कीजिए मुझे x² का इंटीग्रेशन करना है, इसको इससे कंपेयर कीजिए। x की पावर n, x की पावर 2 ऊपर पड़ा है ना यार, सीधा सा फंडा है, पावर -1 नहीं है तो आप पावर में एक ऐड कीजिए डिवाइडेड बाय सेम पावर प्लस c। तो ये क्या बनेगा आपका x³ 3 + c, x³ 3 + c। जैसे मैंने आपको बोला √x का इंटीग्रेशन करके दिखाओ भाई। यार सबको पता है भाई √x का मतलब होता है x की पावर हाफ। √x का मतलब होता है x की पावर हाफ। x की पावर हाफ को इससे कंपेयर करो, n की जगह पे हाफ पड़ा है, -1 नहीं है तो फॉर्मूला लग जाएगा। तो पावर में एक ऐड डिवाइडेड बाय सेम पावर, सो हाफ + 1 अपॉन हाफ + 1। तो भाई ये बनेगा x की पावर में 3/2, नीचे भी 3/2, उसका उल्टा करूंगा तो 2/3 + c। बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर यही मेरा नीचे पड़ा होता ना, जरा ध्यान से देखना भाई, आप लोगों में से कुछ ऐसे होंगे महारथी। अगर मैं सपोज करूँ मेरा √x नीचे पड़ा है तो फॉर्मूला तब नहीं लगता जब x नीचे पड़ा होता है, x ऊपर होना चाहिए। मेरे फॉर्मूले में x ऊपर है तो √x पे फॉर्मूला तभी लग सकता है जब √x ऊपर होगा। तो भाई मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस पावर को ऊपर लेके चलता हूँ। कोई पावर नीचे से ऊपर जाती है तो साइन चेंज हो जाता है। नीचे कितनी पावर है उसकी हाफ, तो ऊपर जाके क्या पावर बनेगी ये -हाफ। ऊपर जाके क्या पावर बनेगी ये -हाफ। फिर अब कंपेयर करो इससे, -1 नहीं है पावर तो पावर में एक ऐड डिवाइडेड बाय सेम पावर, -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। सो भाई ये पावर बनेगी इसकी हाफ, नीचे भी हाफ आएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर 2 जाएगा +c, राइट। तो भाई बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। कब लगेगा, जब x की पावर न्यूमरेटर में हो x और उसकी पावर में कोई भी नंबर होगा एक्सेप्ट -1। कोई भी नंबर चलेगा एक्सेप्ट -1। -1 नहीं होना चाहिए भाई, -1 नहीं चलेगा यहाँ पर, राइट। जैसे सपोज करो मैंने बोला आपको x की पावर में 7/2, x की पावर में 7/2 चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 7/2 चलेगा। सो इसकी पावर में एक ऐड करते हैं, इसकी पावर में एक ऐड करके देखते हैं। 7/2 अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा भाई, ठीक है। 7/2 में 1 ऐड किया, ये कितना बनेगा 7 + 2/2, सो दैट विल बी x की पावर 9/2 अपॉन 9/2 + c, सो दैट विल बी 2/9 x की पावर में 9/2 + c। मतलब भाई ये फॉर्मूला हमेशा लगेगा, बस पावर -1 नहीं होनी चाहिए, हमेशा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे मुझे इंटीग्रेट करना है √x × x + 1 को, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। भाई ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना, इसमें बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं। देखो पहली बात तो यहाँ पर एक इकलौती टर्म पड़ी है, वो भी x की पावर में, राइट। सो यहाँ पर भी ना क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस पे फॉर्मूला अलग लगाओगे, इस पे अलग लगाओगे, ऐसा नहीं होगा। अब सबसे पहले कैसे सोल्व करते हैं ब्रैकेट को, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर x ऑलरेडी पड़ा है, बाहर से क्या आएगा √x प्लस ये √x है और ये 1 है, क्या बनेगा √x। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उनको मल्टीप्लाई। ये x की पावर 1 है, ये x की पावर हाफ है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, तो ये देगा x की पावर 3/2 और ये क्या लिखा हुआ है x की पावर हाफ, राइट, ये बनेगा। अब उस फॉर्मूले का यूज करते हैं, पावर में एक ऐड करूंगा, 3/2 में एक ऐड करूंगा तो 5/2 अपॉन सेम पावर। इसका तो अभी निकाला था हमने √x का, दैट इज x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 + c। इनको रेसिप्रोकल करके लिख दो, आपका आंसर आ गया। तो भाई पहला और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे लिए, पहला और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप इन एग्जाम्पल्स को इसी ऑर्डर में लिखिएगा ताकि आपको ईजी वे में आगे समझ में आए, राइट। चलिए आगे चलते हैं।
कुछ क्वेश्चंस हैं उनको कर लेते हैं, राइट। कुछ क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व कर लेते हैं। हमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, ऊपर 2 टर्म्स हो नीचे 1 टर्म हो, तो ट्राई करा करो सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको स्प्लिट करने के लिए। तो मैंने स्प्लिट किया तो ये बनेगा x³ अपॉन x² -1 अपॉन x²। अभी बताया मैंने कि ऊपर 2 टर्म्स है नीचे 1 टर्म है, सेम सेम सी है, तो आप क्या करो उनको स्प्लिट कर लो। भाई ये आपको देगा x और ये 1 अपॉन x², ये बनेगा। यार इस पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, बट इस पे फॉर्मूला लगाने के लिए ना इसको न्यूमरेटर में होना पड़ेगा, ये ऊपर जाना चाहिए। तो x की पावर 2 जब ऊपर जाएगी तो क्या बनेगी, x की पावर -2। चलिए इसकी पावर 1 है तो पावर में एक ऐड डिवाइडेड बाय सेम पावर माइनस, इसमें करेंगे तो पावर में एक ऐड -2 + 1 कितना आएगा, -1 अपॉन -1 + c। फाइन, मैंने पिछले वाला फॉर्मूला यूज़ किया क्योंकि पावर -1 नहीं थी कहीं पर भी, वो फॉर्मूला कहाँ फेल होता है जब पावर -1 हो, कहीं पर भी -1 नहीं थी यहाँ पे, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया। सो दैट विल बी x² / 2 + 1/x + c। ये आपका आंसर हो गया, राइट। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बहुत इजी कंसेप्ट है, बस आपको लगाना आना चाहिए, आपको उसी वे में लगाना है जिस वे में मैं आपको बताऊंगा। फाइन भाई, आप एक काम करना छोटा सा, अगर आप चाहते हो ना कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए, जैसे तुम लोग छोटी क्लासेस में करते हो ना, टीचर ने जैसा बोल दिया यार वैसे ही काम करना है, आप ऐसे ही करना। जैसे बच्चे होते थे ना, तुम लोग 9, 10 में 8 में टीचर बोलता था भाई ये काम ऐसे करके लाना है कल, तुम भी यार अरे टीचर ने काम दिया भाई अच्छे से करके लाएं, ऐसे ही करना है इस चैप्टर को, राइट। डोंट एक्सपेक्ट कि आप बड़े हो गए हो तो हमें सब कुछ आता है, ऐसा मत करना। आप खुद से वो करना जो सिर्फ मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बोला कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे करो, ये क्वेश्चन सबको आज करने हैं, तो यार एक अच्छे बच्चे की तरह ना, एक आइडियल स्टूडेंट की तरह डेली पढ़ना और डेली वही काम करना जो मैं आपको दूंगा करने के लिए, राइट। होमवर्क मैं आपको दूंगा, जब भी पॉसिबल होगा मैं आपको होमवर्क दूंगा, साथ साथ आप अपनी एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो। डेली मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्सरसाइज आप इतनी कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही करना अच्छे बच्चों की तरह। फाइन, चल ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, ऐसे था। मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रैकेट है ऐसे बाहर टर्म पड़ी है, सबसे पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करो। सो फर्स्ट टर्म आएगी x², इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 1। अब देखो भैया सिंपल सी बात है, x की पावर -1 नहीं है ना, तो पावर में एक ऐड डिवाइडेड बाय सेम पावर माइनस। यहाँ पर तो फॉर्मूला लगाएंगे नहीं हम, यहाँ पे 1 पड़ा है। 1 का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा था हमने अभी, x। किसका डेरिवेटिव 1 होता है, x का, तो 1 का इंटीग्रेशन कौन होगा, x होगा। 1 का इंटीग्रेशन कौन होगा प्यारे बच्चों, x होगा। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, राइट, बहुत ज़्यादा सिंपल कंसेप्ट है। चल मिक्स करने की कोशिश करेंगे 2-3 कंसेप्ट को आपस में, राइट। लेट्स सी कितना हमें हो पाता है हमसे। चलिए सबसे पहली टर्म की बात करते हैं। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है ना, इसको एज इट इज छोड़ दिया मैंने, राइट। 2 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में पढ़ा है, उसको एज इट इज छोड़ दिया। x² का इंटीग्रेशन अभी पढ़ा, पावर में एक ऐड डिवाइडेड बाय सेम पावर, फिर 7 एज इट इज। अब साइन की बात कर लेते हैं, जरा सोच के देखो, साइन का इंटीग्रेशन करना है मुझे, तो सोच के देखो साइन किसका डेरिवेटिव होता है। भाई सिंपल सा फंडा यार, cos x का डेरिवेटिव अगर मैं करूं तो वो आता है -sin x। फाइन, मुझे क्या चाहिए, खाली sin x चाहिए, तो इस माइनस को मैं इधर ले जाऊं तो ये माइनस इधर चला गया, राइट। भाई cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin x, मुझे चाहिए +sin x, तो +sin x कब आएगा, जब ये माइनस यहाँ से उठ के यहाँ अंदर चला जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि sin x का इंटीग्रेशन होगा -cos x, राइट, -2 एज इट इज, -2 एज इट इज। रूट एक्स का तो अभी किया था हमने, रूट एक्स मतलब x की पावर 1/2, तो पावर में एक ऐड डिवाइडेड बाय सेम पावर प्लस c। इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, दैट इज 2/3 x³ -7 cos x, ये 2 ऊपर जाएगा तो 4/3 x की पावर 3/2 प्लस c। ये आपका आंसर है। बहुत सिंपल है, बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए कि यार अप्लाई कैसे करना है। फाइन, आपको बस ये पता होना चाहिए, अपनी मर्जी से कुछ भी एज्यूम मत करना। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा, एज्यूम मत करना, ठीक है। जो आपको यहाँ सिखाया जाएगा ना अच्छे बच्चों की तरफ, वही मेथड आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है, दैट्स इट। आपके लिए इंटीग्रेशन सबसे आसान टॉपिक बन सकता है। फाइन, चल आगे चलते हैं। ऐसा सा क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया था कि बाहर अगर कुछ पड़ा है, अंदर ब्रैकेट है, तो सबसे पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। सो 3 एज इट इज, ये x की पावर 2 है, ये x की पावर हाफ है, तो सोच के देखो, एक तो बनेगा x², एक बनेगा x की पावर 1/2। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, और पावर्स को ऐड करूंगा, सो दैट विल बी x टू द पावर 5/2।
प्लस 2 एज इट इज, ये x की पावर 1, ये x की पावर हाफ, तो पावर्स को ऐड करूंगा तो 3/2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x की पावर हाफ, राइट। ये बनेगा आपका, कुछ नहीं करना है, मैंने रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, बेस सेम पावर से ऐड कर दी, तो ये बनेगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। 3 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में पड़ा है, एज इट इज रहेगा। ये x की पावर n टाइप का है, तो पावर में एक ऐड 5/2 में एक ऐड करूंगा तो 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 2 एज इट इज, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में पड़ा है, पावर में एक ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय सेम पावर, प्लस पावर में एक ऐड करेंगे 1/2 में एक ऐड करेंगे तो 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 सबसे ऊपर जाएगा तो दैट विल बी 6/7 x की पावर 7/2 प्लस 4/5 x की पावर 5/2 प्लस 3 से 3 गया सो 2 बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ x की पावर 3/2 प्लस c। सिंपलेस्ट वे में करना है, सिंपलेस्ट वे में, राइट। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसी को लगाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ अलग नहीं करेंगे। सिंपल सा टॉपिक है, लेंथी है, आई एक्सेप्टेड, बहुत लेंथी टॉपिक है, बट आप डेली पढ़ोगे और डेली होमवर्क करोगे तो आपके लिए बहुत आसान टॉपिक भी यही है, राइट। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई बच्चे शुरू में बोलते हैं यार बड़ा मुश्किल टॉपिक है, और ऑल ऑफ अ सडन जब थोड़े बहुत क्वेश्चंस करने लग जाते हैं ना, दे फील कि यार इंटीग्रेशन सच एन ईजी टॉपिक, बहुत ईजी टॉपिक है, बट यही शर्त है, पढ़ना पड़ता है डेली। और एक बार दिल लगा के पूरा टॉपिक पढ़ लिया ना भाई, इसके बाद भूलोगे नहीं कभी, मन में बैठ जाएगा यार ऐसे ही करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए एक रिमार्क लिखा रहा हूँ, हम लोगों ने अभी बात की, जब फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने ये बात की थी इस फॉर्मूले में कि भाई जो n है उसकी वैल्यू -1 नहीं हो सकती, राइट। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब n की वैल्यू -1 नहीं होगी। तो सवाल ये है कि यार क्या प्रॉब्लम होगी अगर x की वैल्यू -1 होगी। चलो सोच के देखो, x की वैल्यू, x की पावर में -1 कर दिया मैंने, ये बनेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 1/x dx, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर x की पावर में -1 आ गया इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब जरा सोच के देखो, चैप्टर 5 पे जाओ, किसका डेरिवेटिव 1/x होता है, log x का। किसका डेरिवेटिव 1/x होता है, log x का। हमें ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव ये बनेगा, भाई ये तो log x का डेरिवेटिव होता है, सो आपका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log x प्लस c। आपका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log x प्लस c। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है भाई आप लोगों के लिए, फाइन, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिमार्क है। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर भी। जैसे सपोज कीजिए मैंने आपसे पूछा 1/2x का इंटीग्रेशन, सो यार 1/2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर, 1/x dx। और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, सो 1/2 log x प्लस c, 1/2 log x प्लस c। ऐसे कुछ भी होगा ना नीचे चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नीचे कुछ भी हो बस x अकेला होना चाहिए। कोई भी कांस्टेंट पड़ा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट ऊपर भी पड़ा होगा ना तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मुझे करना है इंटीग्रेशन -5/x का, राइट, मुझे करना है -5/x का, तो -5 जो है वो कांस्टेंट है, अकेला पड़ा है तो बाहर ले गए, 1/x बचेगा, तो 1/x का क्या होगा, log x प्लस c, राइट। जैसे लेट अस सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है x³ इंटू x √x माइनस 1/x टू द पावर 4 dx, मुझे इसका करना है इंटीग्रेशन। सिंपल सा फंडा है, x³ अंदर जाएगा, तो x³ जब अंदर जाएगा तो √x से मल्टीप्लाई होगा, ये पावर 3 ये पावर हाफ, सो दैट विल बी ये 3 पावर और ये हाफ पावर, सो दैट विल बी 7/2 माइनस, जब x³ इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 पावर चली जाएगी तो 1 पावर बचेगी, ये बनेगा हमारा। यार ये तो अभी पढ़ा हम लोगों ने, x की पावर -1 नहीं है ना, x ऊपर पड़ा है तो पावर में एक ऐड, इसमें एक ऐड करूंगा तो ये आएगा 9/2 अपॉन 9/2 माइनस 1/x log x आएगा, क्या आएगा, log x प्लस c। सो द आंसर विल बी 2/9 x टू द पावर 9/2 माइनस log x प्लस c, फाइन। सिंपल सा फंडा है यार, अगर x नीचे पड़ा है और उसकी पावर 1 है मतलब 1/x है तो log x बनेगा, जब x की पावर -1 होगी तो log x बनेगा, अगर x की पावर -1 नहीं है तो हमेशा वो दूसरे वाला फॉर्मूला लगेगा जो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, फाइन। सो ये सिंपल सा कंसेप्ट है और इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, इसलिए अलग से रिमार्क बनाया मैंने उसका, ठीक है। अब चलिए थोड़े से जनरल क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से जनरल क्वेश्चंस करेंगे, उससे थोड़ा सा हट के बात कर लेते हैं इस फॉर्मूले से। अपने मन में सोच के देखिए,
ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर चैप्टर 5 में जाइए और सोचिए, ये तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो भाई फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स। और ये भी तुम लोगों ने कहीं पढ़ा होगा, ये भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा चैप्टर 5 में, या तो यहाँ पर मोड होगा या ऐसे नॉर्मली पढ़ा होगा, अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ें दे रखी है, तो ये भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा इसके बारे में, राइट। आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा, या तो आपने सिर्फ इतना पढ़ा होगा या आपने पूरा पढ़ा होगा, राइट। मैं जिस मर्जी वैसे कर सकता हूँ। मैंने माइनस को एज इट इज छोड़ दिया, माइनस को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, और इसका हमने पढ़ा था कि यार ये सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है। ये किसका डेरिवेटिव होता है? सिर्फ इतनी ही बात कर रहा हूँ, ये वाला जिसको मैंने हाईलाइट किया है, किसका होता है? सेकंड इनवर्स एक्स का। तो ये बनेगा माइनस सेकंड इनवर्स एक्स। फाइन। कुछ बुक्स में आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि माइनस को अगर इसके साथ ले लो तो ये कोसेकेंट इनवर्स एक्स बन जाएगा, वो भी पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही ठीक है। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, राइट, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चल आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है और थोड़ा सा अलग है। ये क्वेश्चन अच्छा है और थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। 1/1 प्लस साइन एक्स, 1/1 प्लस साइन एक्स करने के बहुत सारे मेथड है। मैं आपको एक सिंपल सा मेथड सिखाता हूँ। आप इसको रैशनलाइज कर दो, तो जब इसको रैशनलाइज करूँगा तो ये बनेगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, रैशनलाइज कर सकते हैं हम लोग। अब जरा ध्यान से देखो भाई, 1 इंटू दिस दैट विल बी 1 माइनस साइन एक्स। नीचे की बात करते हैं, ये 1 प्लस साइन एक्स है और ये 1 माइनस साइन एक्स है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, दैट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं, 1 माइनस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स काट देते हैं, फिर से वापस यहाँ पहुँच जाएंगे, है ना। होंगे ऐसे से भी कुछ प्राणी। चलिए आगे करते हैं। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कोस स्क्वायर एक्स। आपको फिर से बता रहा हूँ भाई, इस चैप्टर में ना ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि यार ऐसे ही नहीं, तेरा भाई तो ऐसे करके दिखाएगा, वैसे करके दिखाएगा। भाई जैसे मैं करा रहा हूँ ना वैसे करके दिखाना, नंबर चाहिए तो, ठीक है। ज़्यादा तेज़ बनोगे ना तो पता ही फिर तुम्हें आगे कहावत क्या होती है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन जाना पहचाना सा लग रहा है, ये क्वेश्चन जाना पहचाना सा लग रहा है तुम्हें। कहीं तो किया था हमने, ये रहा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और कहाँ पहुँच गए हम? 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो भाई इसको आगे करना ना अब आपका काम है, ठीक है। इसको आगे सोल्व करना आपका काम है, क्योंकि हम लोगों ने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है। फाइन, बहुत ईजी है, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन है। एक एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है भाई, उसको ट्राई जरूर करना। एक एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है, वो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको ट्राई जरूर करना। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपका आंसर क्या आया। वो क्वेश्चन कुछ ऐसे है, 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आता है भाई, इसको ट्राई जरूर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपका आंसर क्या आया, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या आया। चलिए आगे चलते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। फाइन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आप लगा लो आज की क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। देखो सिंपल सा फंडा है यार, यहाँ x-1 पड़ा है और यहाँ भी x-1 पड़ा है। कितना अच्छा हो अगर यहाँ भी x-1 बन जाए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ भी x-1 आ जाए, यहाँ भी x-1 आ जाए, कॉमन लूंगा इसके साथ, काट देंगे, ठीक है। चलो, तो इन दोनों में से मैं x² कॉमन ले लेता हूँ, जो पहली दो टर्म्स हैं इन दोनों में से। तो यहाँ पे क्या बचेगा? x, यहाँ पे क्या बचेगा? -1। इन दो टर्म्स को, लास्ट वाले को एज इट इज लिख दिया मैंने, अपॉन x-1 dx। आप जरा खुद से सोच के देखो यार, x-1 इसके पास भी है, इसके पास भी है और नीचे भी है, कॉमन आएगा ऊपर से और नीचे से कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ x²। यहाँ से जब x-1 जाएगा तो क्या बनेगा? x+1। खोदा पहाड़ निकला चूहा, चूहा भी गया है, ये तो चूहा भी नहीं है। देखो कितना गंदा क्वेश्चन दिख रहा था और कितना आसान बन गया, राइट। क्वेश्चन बहुत लाजवाब है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। x² का इंटीग्रेशन भाई x³/3, 1 का इंटीग्रेशन x, और साथ में हमारे भाई जी c। इनको नहीं लगाया तो आधा नंबर गया, ठीक है। इनको नहीं लगाया तो आपका आधा नंबर गया। तो भाई आज के लेक्चर में इतना ही है, ये आपका होमवर्क है, इसको ट्राई जरूर करना, राइट। इसको ट्राई जरूर करना, होमवर्क को, बहुत इजी है। सारे क्वेश्चन कोशिश करना ट्राई करने की।
आई होप आपके हो जाएंगे। नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कीजिए आप अपने, फाइन। आपको नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तभी आपको मोटिवेशन आएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मुझसे इंटीग्रेशन हो रही है। वरना टॉपिक तो बहुत मुश्किल है, जैसे सभी कहते हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितने भी लेक्चर्स मैं अपलोड करूँगा आपको सारे देखने पड़ेंगे, फाइन। उसके बाद आपके लिए काफ़ी ईजी टॉपिक होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको कितना अच्छे से समझ में आया, आपको लेक्चर कैसा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।